होता क्या है कि उसको रास्ते में एक ब्लैक स्टोन दिखाई देने लगता है, क्लाउड्स दिखाई देने लगते हैं। थ्रू दी स्टोन्स मैं तो स्टोन के अंदर चला जाऊंगा एंड देखी जाएगी, बच ही जाऊंगा कैसे भी करके, नहीं बचा तो मुझे नहीं पता, बट मैं आज वापस नहीं जाऊंगा। ये उसका डिसीजन हो जाता है। हम किसी सिचुएशन में फंसे हो और हमारे साथ कुछ और हमें दिख जाए, हम बड़े ही खुश हो जाते हैं, थैंक गॉड अब मेरे संग जो होगा वो उसके संग भी होगा, तो ठीक है, मतलब अकेला तो नहीं हूँ। तो ये जो प्रॉब्लम थी ये आदि उसकी सॉल्व हो गई थी एक और एरोप्लेन में एक और पायलट को देखकर। Hey everyone, welcome to संकल्प भारत फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिटरेचर में करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जो आपका है ना, 2 स्टोरीज, उसके अंदर 2 स्टोरीज है। आज एक हम कवर करने वाले हैं, नेक्स्ट वील डू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो व्हाट इज द स्टोरी वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे? दैट इज द ब्लैक एरोप्लेन। ओके, फ्रेडरिक फोर्सिथ का ये स्टोरी है, ये राइटर है, उसके बहुत ब्यूटीफुल तरीके से स्टोरी को लिखा है। इजी है, ओके, स्टोरी इजी है, बहुत ज्यादा मीनिंग्स, वर्ड डिफिकल्ट मीनिंग्स नहीं है इसके अंदर, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। एक ही फ्लो में चैप्टर को आज फिनिश कर देंगे। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में आपको बताने वाली हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यस, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते इसकी 2 इंपॉर्टेंट थीम्स आपको बताऊंगी, सो दैट आप उससे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बना सके और उनके आंसर्स भी फाइंड आउट कर सके। चैप्टर की जो पीपीटी है वो मैंने थोड़ी सिनेमैटिक बनाई है, सो दैट आप इस चैप्टर को मेरे साथ पढ़े और पढ़ते पढ़ते फील भी करें। अच्छा लगेगा आपको वीडियो, पूरा लास्ट तक देखना और इस चैप्टर को अच्छे से आज ही कंप्लीट कर लेना, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ वन शॉट सीरीज चल रही है हम लोगों की। ठीक है, चलो। सो बात है ब्लैक एरोप्लेन, तो ऑफ कोर्स चैप्टर के अंदर एक तो ब्लैक एरोप्लेन होने वाला है। बाकी किसके बारे में है ये चैप्टर? स्टोरी के अंदर एक नरेटर है हमारा, जिसके थ्रू हमें पूरी स्टोरी के बारे में पता चलता है। मतलब वो नरेट कर रहा है, नरेट मतलब कि बोलना या सोचना, दोनों तरीके से आपको जो व्यूज दिए जाते हैं नरेटर के, वो या तो थिंकिंग में दिए जाएंगे कि वो सोच रहा है ऐसा या वो बोल रहा है ऐसा। ओके, इसको नरेशन करना बोलते हैं। तो हमारा नरेटर कौन है? पायलट है जो कि इस नाइट का टाइम है, ओके, क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है अपने एरोप्लेन में। उसका एरोप्लेन ब्लैक एरोप्लेन है? नहीं, उसका एरोप्लेन ब्लैक एरोप्लेन नहीं है। ब्लैक एरोप्लेन कुछ और है, एक मिस्टीरियस एरोप्लेन है जो आगे आपको स्टोरी में दिखाई देगा या आपको मेंशन में उसको करूंगी। अभी हम पायलट की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो पायलट है आज रात को फ्लाई कर रहा है, फ्रांस से लेके इंग्लैंड की तरफ जा रहा है, और उस सब के बीच उसके साथ में क्या क्या होता है, कैसी सिचुएशन आती है, डेंजर आता है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कैसे फेस करता है, उसी के बारे में ये पूरी स्टोरी होने वाली है। और यहाँ पर वो जो ब्लैक एरोप्लेन है उसका क्या रोल है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन इसकी समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंटर्स आपके लिए लिखी है जिससे आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली इस स्टोरी के अंदर है क्या। इसकी थीम भी मैं अभी आपको बता दूंगी। ठीक है, सो मैंने आपको क्या बताया? हमारा पायलट है, उसको हम नरेटर बोलेंगे। सो नरेटर इज अ पायलट हु इज टू ईगर टू मीट हिज फैमिली इन इंग्लैंड। तो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है, उसकी फैमिली रहती है इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में अपनी फैमिली से मिलने जा रहा है। तो उसको 2 विषय, एक तो वो अपने लॉन्ग हॉलीडे को सेलिब्रेट करना चाहता है, तो मे बी ये फ्राइडे होगा, तो सैटरडे संडे उसको फैमिली के साथ एंजॉय करने का टाइम मिल जाएगा। दूसरा, उसको इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाना है। वो बोलता है कि मॉर्निंग होने से पहले मैं पहुंच जाऊं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, हॉलीडे मनाऊंगा और इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो इंग्लैंड में मिलता है, इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाऊंगा। ये उसकी डिजायर है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते जाएंगे। देखो ये कीवर्ड्स हैं, चैप्टर पढ़ाऊंगी तो फिर कीवर्ड्स अंडरलाइन कराती जाऊंगी, डोंट वरी। अभी आप लोग उसको मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए। So he wants to meet his family in England and wants to enjoy English breakfast the following morning. कि भाई मेरे को English breakfast खाना है। Point 1 क्लियर हो गया? Next, when he gets stuck in the storm, he takes the wrong decision and starts flying through the storm. और यही हमारी स्टोरी का थीम है बच्चों। हमारी स्टोरी का थीम देखो यहाँ पे हमें मिल गया है कि हम जो रॉन्ग डिसीजंस अपनी लाइफ में लेते हैं, कभी कभी वो डिजास्ट्रस हो जाते हैं, ब्लंडर हो जाते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलते हैं। ऐसा ही कुछ रॉन्ग डिसीजन हमारे पायलट ने यहाँ लिया था। होता क्या है कि उसको रास्ते में एक ब्लैक स्टोन दिखाई देने लगता है, क्लाउड्स दिखाई देने लगते हैं, और उसको वही कि वही डिसाइड करना होता है कि मैं या तो मैं रिस्क ले लूं
और मैं चला जाऊं इंग्लैंड। अब वो रिस्क क्यों ले रहा है? पहली लाइन की वजह से, बिकॉज वो चाहता है अपनी फैमिली के साथ कैसे भी करके टाइम स्पेंड करना और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट खाना। तो आप इसको डिजायर से, एवराइज डिजायर, लस्ट से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई उसके अंदर इतनी ज्यादा अंदर से डिजायर था कि मेरे को तो ब्रेकफास्ट खाना है, और उसने रिस्क ले लिया। कितना बड़ा रिस्क लिया, जबकि उसको करना क्या चाहिए था, वहीं से यू टर्न लेके वापस पेरिस फ्रांस चले जाना था, बट उसने वैसा नहीं किया, उल्टा ऑपोजिट एक रिस्क ले लिया। तो रिस्क लेना लाइफ में आपको बहुत सोच समझ के रिस्क लेना चाहिए, बिकॉज उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक कभी कभी हो सकते हैं। ये इसकी एक थीम बन गई। एक और थीम बनेगी इसकी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिर क्या होता है, मिराकुलसली ही समहाउ मैनेज्ड टू एस्केप थ्रू द डिफिकल्ट सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ अ मिस्टीरियस एरोप्लेन। तो यही मिस्टीरियस एरोप्लेन हमारा क्या है, ब्लैक एरोप्लेन है। तो होता ये है कि भाई वो फंस जाता है ब्लैक क्लाउड्स के अंदर, लेकिन वहां एक मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन आ जाता है और उसकी मदद से ये वहां से निकल आता है, लैंड कर देता है रनवे के ऊपर। अब ये मिस्टीरियस एरोप्लेन कहां से आया, कौन था उसके अंदर, पायलट कौन था, किसने भेजा था, कुछ किसी को नहीं पता होता, ना इसको ना किसी और को। नीचे कंट्रोल रूम के अंदर भी किसी को नहीं पता होता कि वो कौन एरोप्लेन था। इसीलिए चैप्टर का नाम द ब्लैक एरोप्लेन पड़ा है, ठीक है। Okay, so in the given situation, the right decision would have been to turn back to Paris and have a safe landing, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन उसने क्या किया होता है, वो तो रिस्क ले लेता है। Since the pilot was carried away by the desire of spending a long holiday with his family and the fact that this morning he would enjoy a delicious breakfast। देखो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो मैं आपको अंडरलाइन करके दे रही हूँ। जिन बच्चों को पता है कि कीवर्ड्स की हेल्प से आप आंसर्स लिख सकते हैं, वो यहाँ मेरे साथ कीवर्ड्स को लिखते जाना, अंडरलाइन करते जाना अपनी बुक के अंदर, ओके। और जिनको नहीं पता है, आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगी कीवर्ड्स की, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये कीवर्ड्स हमारे लिए हर चैप्टर के अंदर। तो जब आपको इंपॉर्टेंस समझ आ जाएगी, तब आपको रियलाइज होगा कि ओ मैम, आपने तो जादुई मंत्र दे दिया एग्जाम में नंबर लाने का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको मेरे साथ साथ करते जाओ। जैसे जैसे मेरे साथ सारे चैप्टर्स की तैयारी करते जाओगे, धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि आप प्रो बन गए हैं इंग्लिश में। सो स्टे विद मी, पढ़ लो अभी आज इसको, एंड टेक द रॉन्ग डिसीजन। तो वो रॉन्ग डिसीजन को ले लेता है। तो बेसिकली एक थीम तो आपको समझ आ गई। यहाँ पे जो मेन थीम राइटर हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं वो है कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है। थीम नंबर 1। थीम नंबर 2 क्या है, जब चैप्टर के एंड में आएंगे ना, तब बताऊंगी कि थीम नंबर 2 क्या है। चलो चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू कर देते हैं, ठीक है। ओके, चैप्टर कहां से शुरू होता है, The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me। तो मैंने बोला था ना, पीठ की थोड़ी सिनेमैटिक है, आपको पढ़ने में मजा आएगा। आई होप सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। So the moon was coming up in the east, तो वो फ्लाई कर रहा है हमारा नरेटर, और वो बोल रहा है कि मून है ईस्ट में दिख रहा है मुझे, मेरे पीछे की साइड, मतलब वो इधर की साइड में डायरेक्शन में जा रहा है। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई। स्टार्स क्लियर है, एकदम स्काई क्लियर है, स्टार्स शाइन कर रहे हैं। देयर वाज़न्ट अ क्लाउड इन द स्काई। स्काई में कोई क्लाउड नहीं है, साफ सुथरा सा पूरा क्लियर स्काई आपको दिखाई दे रहा है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें क्या दिखाई दिया, यहाँ पे एक डिस्क्राइब किया गया है एनवायरमेंट को, एटमोस्फियर को, कि एग्जैक्टली वो स्काई में है, फ्लाई कर रहा है, स्टार शाइन कर रहे हैं, स्काई क्लीन है और एक भी क्लाउड नहीं है स्काई के अंदर के, मतलब स्काई में, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो, सो अभी इसका मूड कैसा है राइटर का, ही वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। क्योंकि रात में नीचे तो सब लोग सो रहे होते हैं, राइट, नीचे सब लोग सो रहे हैं और ऊपर उनके ऊपर जो राइटर है वो शांति से क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है और खुश है, मजा आ रहा है इसको। क्यों मजा आ रहा है, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो क्या है, सबसे पहले उसके प्लेन का नाम आपको पता होना चाहिए, दिस इज ओल्ड डेकोटा 08008। अभी दिखाओ क्या आगे लिखा आएगा, ठीक है। कहाँ जा रहा है, फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा है, ठीक है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। तो इसको डिजायर किस चीज की है, हॉलीडे स्पेंड करने की, किसके साथ, फैमिली के साथ। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। टाइम क्या हो रहा है, 1:30 मॉर्निंग का, मतलब कि नाइट का, बेसिकली 1:30 रात के हो रहे हैं। और इसको he is hoping that I will land before the morning in England, and then of course I'll go to my family, will spend the long weekend with them and will have English breakfast। क्लियर हो गया ये वाला पेज, आपको पूरा समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं।
आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल। अब ये नरेटिव पायलट बोलता है कि चलो अब मैं ना कंट्रोल रूम में कॉल कर लेता हूँ पेरिस कंट्रोल को, उनको बता देता हूँ कि मैं एग्जैक्ट कहाँ हूँ और कितनी देर में इंग्लैंड में लैंड करने वाला हूँ। सो आई थॉट as I looked down past the nose of the airplane, I saw the lights of a big city in front of me. कौन सी सिटी है ये, जरा बताओ जल्दी से मुझे चैट में, अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं तो किस सिटी को उसको देख पा रहा होगा। अभी कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, तो इंग्लैंड को देख पा रहा था। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेट, तो रेडियो को स्विच ऑन करके, जो कि इन लोगों का एक प्रोटोकॉल होता है बताने का तरीका कि भाई मैं यहाँ से निकला, यहाँ पहुंचा, इस डिग्री पे चल रहा हूँ, इतना टाइम मुझे लगेगा, इतना फ्यूल बचा है, ये सारे प्रोटोकॉल ये पूरे करता है। तो बताता है पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड पहुंचने वाला हूँ, ओवर। बात खत्म हो जाती है तो ओवर बोलते हैं। The voice from the radio answered me immediately. अब वहां से भी किसी की आवाज आई, जो कंट्रोल रूम में जो भी बैठा होगा, मैन वुमेन जो भी बैठा होगा, वो बोलती है DS008 I can hear you। तो ये प्रोटोकॉल होता है कि जो पायलट है उसके नाम से उसको एड्रेस नहीं किया जाता, जो एरोप्लेन का जो भी नंबर है उससे एड्रेस किया जाता। तो 088 I can hear you, you ought to turn 12 degree west now, DS088 ओवर। तो वो उसको क्या बोलती है, आपको टर्न लेना है, हल्का सा कितना लेना है, 12 डिग्री का टर्न लेना है वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो इसको जो कंट्रोल रूम से आवाज आती है, जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से इसको क्या करना है, 12 डिग्री। ये देखो आपके क्विज में काम आएगा, तो इनको याद रख लेना ये वाले वर्ड्स को, ठीक है। क्विज में ये काम आते हैं कि कितना डिग्री लेना था, कौन सी डायरेक्शन में लेना था, तो आपको पता होना चाहिए। इसे आपके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के आरटीसी के क्वेश्चंस भी बनेंगे, सो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको पढ़ लें अच्छे से। I checked the map and compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England। तो उन्होंने वेस्ट में 12 डिग्री को टर्न करने को किया था, इंग्लैंड जाने के लिए उसने ऐसा कर दिया। यहाँ उसने जो जो एक्शन लिए वो बताई, उसने क्या क्या लिया। आई चेक द मैप, मैंने मैप को चेक किया, कंपास अपना चेक किया, सही चल रहा था। जो मेरा फ्यूल टैंक था, अब देखो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा कि उसके पास कितने फ्यूल टैंक थे, 2 थे, क्योंकि सेकंड वाले को उसने सेकंड एंड लास्ट, सेकंड फ्यूल टैंक था, लास्ट था, तो 2 ही थे उसके पास में, उसने उसको टर्न कर दिया। मतलब अब फर्स्ट वाले का फ्यूल खत्म, सेकंड का बचा है। तो यहाँ से आपको एक स्कैर्सिटी भी पता चलती है कि उसके पास फ्यूल भी नहीं है, ठीक है, और टाइम मतलब जो प्रॉब्लम उसके पास आने वाली है उससे पहले उसके पास फ्यूल ऑलरेडी कम बचा है। नाउ आई विल बी इन टाइम फॉर द ब्रेकफास्ट। अब वो बोलता है, खुद को बोलता है, आज तो मजा ही आ गया, पूरी फ्लाइट बहुत अच्छी से चल रही है, तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, मजे से इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाऊंगा। A good big English breakfast. Everything was going well. सब कुछ अच्छा जा रहा है। Everything was going well का क्या मतलब हो गया, सब कुछ अच्छा जा रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, आज तो टाइम से पहुंच जाएंगे। It was an easy flight। यहाँ वो राइटर ये भी कहता है, जो नरेटर है वो हमें बोलता है कि फ्लाइट बड़ी इजी सी थी, आज तो कोई दिक्कत हुई नहीं। लेकिन ये स्टॉर्म दिखाई दे रहा है आपको स्लाइड के अंदर, तो वैसा ही स्टॉर्म इसकी भी आने वाला है लाइफ में। पेरिस was about 150 किलोमीटर बिहाइंड मी। तो पेरिस जो वो छोड़ आया है वो 150 किलोमीटर था, ठीक है। एंड व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स, दे वर ह्यूज। अब यहाँ से वो देखना शुरू करता है कि क्या होने वाला है। अभी तक बोल रहा था इट वाज अ इजी फ्लाइट, और यहाँ से क्या हुआ, उल्टा ही हो गया। अब वो देखने लगता है, आई सॉ द क्लाउड्स, मैंने देखा कि क्लाउड्स मुझे दिखाई देने लगे। स्टॉर्म क्लाउड्स थे, मतलब कि बड़े बड़े काले काले माउंटेन्स की तरह वो मुझे दिखाई दे रहे थे। तो 3 कीवर्ड्स है क्लाउड्स के लिए, क्लाउड्स देखे, स्टॉर्म्स की तरह थे और ह्यूज थे, ठीक है। फिर उसने क्लाउड्स के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें देना शुरू किया। तो आपने नोटिस किया कि वो क्या रहा था, जो हमारा पायलट था अच्छा खासा जा रहा है, पेरिस कंट्रोल में बात भी कर ली है, सब बता दिया है, 12 डिग्री की तरफ मुड़ भी गया है, पर आगे जाके उसको क्लाउड्स दिखने लगे ब्लैक कलर के। कैसे दिख रहे थे वो, दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन, ऐसे लग रहे थे जैसे ब्लैक कलर का माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे सामने ऐसा लग रहा है कि कोई काला सा बड़ा सा माउंटेन खड़ा हुआ है और मैं उसको पार नहीं कर सकता। अक्रॉस द स्काई, पूरे स्काई में, अक्रॉस मतलब पूरे में फैला हुआ है, मतलब कुछ ऐसा जहां से निकलने के लिए आपके पास में ऑप्शन नहीं है। ओके, एक ही ऑप्शन है, टर्न कर लीजिए। एक और ऑप्शन है, दूर तक कहीं जाइए और देखिए कि कहाँ माउंटेन नहीं है, आई मीन जो क्लाउड नहीं दिख रहा, वहां से टर्न होते हुए आप फिर वापस से अपने ट्रैक पे आ जाइए। तो ये बहुत डिफिकल्ट है उसके लिए, क्यों, क्योंकि उसके पास फ्यूल भी नहीं है। मैंने बताया था ना, सेकेंड लास्ट फ्यूल पर है वो टैंक पर, तो बड़ा मुश्किल है उसके लिए डिसाइड करना कि मुझे क्या करना है, यहाँ से वापस जाना है या टर्न करके फिर से लेना है या सीधे थ्रू द क्लाउड निकल जाना है, क्या डिसीजन लेगा। सो ही सेज, आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप ओवर देम।
मैं उनके ऊपर से तो फ्लाई नहीं कर पाऊंगा, वो जो क्लाउड्स थे उनके ऊपर से नहीं कर पाऊंगा। आई डिड नॉट हैव द इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, अराउंड हो गया साइड से निकल के जाना, तो उसके पास इतना फ्यूल नहीं है, डिड नॉट हैव द इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम। नाउ अब वो क्या करेगा, आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, अब मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए आई थॉट। तो वो डिसाइड करता है कि काम करता हूँ, ना तो आगे से जा सकता ना थ्रू जा सकता, बैक ही चला जाना चाहिए, वही सही रहेगा, चलो पेरिस वापस चलते हैं। ओ बट देन व्हाट अबाउट द इंग्लिश ब्रेकफास्ट, वो तो आज सुबह खाना था। एंड व्हाट अबाउट माय फैमिली, वो तो मेरा वेट कर रही है, उनके साथ तो लॉन्ग वीकेंड स्पेंड करना है। सो व्हाट शुड आई डू, क्या करना चाहिए, यहीं पर जो पायलट है वो फंस जाता है। I thought, but I wanted to get home, मुझे घर जाना है, I wanted that breakfast, इसको कहता है desire, right? आप अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और गलत डिसीजन ले रहे हैं। I will take the risk, वो बोलता है मैं तो रिस्क लूंगा, I will go through the storms, मैं तो स्टॉर्म के अंदर चला जाऊंगा एंड देखी जाएगी, बच ही जाऊंगा कैसे भी करके, नहीं बचा तो मुझे नहीं पता, बट मैं आज वापस नहीं जाऊंगा, ये उसका डिसीजन हो जाता है। I thought and flew then that old Dakota straight into the storm, उसके अंदर वो स्टॉर्म के अंदर चला जाता है। क्या होने वाला है, बचेगा नहीं बचेगा उसको खुद नहीं पता। तो स्टॉर्म के अंदर सिचुएशन कैसी होगी, एक तो आप स्काई में है ना, लैंड पे तो है नहीं, जो रुक जाए रुक भी नहीं सकते, अगर फ्यूल खत्म हो गया तो क्या होगा, या फिर आपके इंस्ट्रूमेंट से काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा। आपके पास कंपास था, रडार था, कंपास के थ्रू आप डायरेक्शन देखते हैं, है ना, रेडियो के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर स्टॉर्म के अंदर ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके चलेंगे क्या, और अगर नहीं चलेंगे तो कहां से हेल्प आएगी। हो गया ना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। इसीलिए जो रिस्क आप ले रहे हैं या जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं, मेक श्योर कि आपके डिसीजंस हमेशा आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट करते हैं, तो डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल डिजायर्स आपको गलत फैसले नहीं लेने हैं लाइफ में। थीम मेन जो इस चैप्टर की आपको समझाई जा रही है। Inside the clouds everything was suddenly black, क्लाउड्स के अंदर सब कुछ ब्लैक, क्योंकि ब्लैक ब्लैक था तो उसको भी सब कुछ ब्लैक आउट दिखाई देने लगा। It was impossible to see anything outside the aeroplane, एरोप्लेन के बाहर कुछ नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है, ब्लैक कलर। The old aeroplane jumped and twisted, जंप करने लगा, ट्विस्ट करने लगा, क्योंकि जब आपको एग्जैक्टली नहीं पता स्टेबल इसको फ्लाई कैसे करना है, तो आप ऊपर नीचे आगे पीछे जंप एंड ट्विस्ट करने लगेंगे। आई लुक्ड एट द कंपास, उसने कंपास की तरफ देखा, क्या वो वर्क कर रहा था। आई कुडंट बिलीव माय आईज, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, उसकी जो नीडल होती है कंपास की, जो हैंड्स होते हैं वो राउंड 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 गोल गोल घूम रहे हैं, क्योंकि वो भी कंफ्यूज हो गए हैं। उनके पास स्टॉर्म की वजह से कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कोई सैटेलाइट काम नहीं कर रही है, कुछ भी इंफॉर्मेशन जो कंपास है वो आपको दे ही नहीं पा रहा है, वो घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है। इट वॉज डेड, इसका क्या मतलब हो गया कि वो डेड हो चुका है। इट वुड नॉट वर्क, द अर्लियर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो, तो सारे इंस्ट्रूमेंट जितने भी उसके पास थे, जिनकी मदद से वो डायरेक्शन देखता है, स्पीड देखता है, टाइम देखता है, सब कुछ खराब हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रोम। अब वो रेडियो पे जाता है और कोशिश करता है, काम करता हूँ मैं ना, बता देता हूँ सब लोगों के मैं फंस चुका हूँ, कुछ तो मुझे करना चाहिए। रेडियो पे जब रेडियो को लेता है हाथ में, ऑन करता है, स्टार्ट करता है बात करने के लिए, क्या रिस्पॉन्स मिलता है, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी। There was no answer, कोई आंसर नहीं है, because रेडियो भी डेड हो चुका है। ओके, so the radio was dead too, रेडियो भी डेड हो चुका है। I had no radio, no compass and I could see nothing. So ना तो कंपास है, ना रेडियो है, और कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा है। Where I was, dreadful situation. Okay, तो ऐसी सिचुएशन में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी सेकंड थीम काम आने वाली है बच्चों। अब तक मैंने आपको वन थीम बताई थी कि डिसीजन कैसे लेनी है, आप डिसीजन तो गलत ले लिया, फंस भी गए, ठीक है, आप फंस गए तो इसका सोल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में हमें। क्या हमको गिव अप कर देना है, ठीक है छोड़ो देखा जाएगा, या एक मिरेकल के होने की वेट करनी। चलो मैं आपको 3 ऑप्शन देती हूँ, आप मुझे करेक्ट आंसर देना। हमें मिरेकल की वेट करनी चाहिए कि गॉड है हमारे लिए मदद भेज देगा, हम तो गॉड के लिए पूरी तरीके से हमने उनको अपने आप को समर्पित कर दिया है गॉड के लिए, गॉड इज द वन हु इज गोइंग टू हेल्प, ठीक है। या फिर हमको वो वाली प्रोवर्ब को फॉलो करना चाहिए, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, गॉड उनको हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करते हैं। क्या उस प्रोवर्ब पे हमें जाना चाहिए,
Should we have a strong willpower so that we can face any difficult situation that comes in our life? क्या हमें वैसे करना चाहिए? तो मैंने आपको 3 ऑप्शंस दिए, गिव अप कर दीजिए, गॉड के मिरेकल के होने का वेट करिए, या फिर खुद ही इतने स्ट्रांग बन जाइए कि आपको देख के गॉड भी आपकी हेल्प करेगा। मतलब कि सिचुएशंस ऐसी हो जाएंगी कि आप खुद ही अपने आप को आउट ऑफ डेंजर फील करने लगेंगे। तो क्या हमारे लिए सही है? देखो अब इस चैप्टर में आपको ये थीम बताई जाएगी। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टोम, मैं लॉस्ट हो गया था स्टोम के अंदर। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने देखा कि एक और एरोप्लेन था जो मुझे वहां दिखाई देने लगा। इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, मेरे आसपास, आई सॉ अनदर एरोप्लेन। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी। विंग्स पे कोई लाइट नहीं थी, सब जगह अंधेरा था, बट पता नहीं कहां से मुझे हल्का हल्का सा दिखाई देने लगा कि कुछ तो हल्का हल्का सा मुझे दिखाई देने लगा कि कुछ तो वहां पे कोई तो प्लेन है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मुझे पायलट का फेस भी दिखाई दे रहा था। टर्न टुवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ मुड़ा और उसने मुझे क्या बोला? आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। पायलट ने एक बार हाथ हिलाया अपना और बोलता है फॉलो मी, उसने मुझे बोला मुझे फॉलो करो, राइट? तो एक तो जो राइटर है बड़ा खुश है, थैंक गॉड मैं अकेला नहीं हूँ, स्टोम में कोई और भी है। तो बड़ी शांति सी नहीं मिल जाती है? हम किसी सिचुएशन में फंसे हों और हमारे साथ कुछ और हमें दिख जाए, हम बड़े ही खुश हो जाते हैं, थैंक गॉड अब मेरे संग जो होगा वो उसके संग भी होगा, तो ठीक है, मतलब अकेला तो नहीं हूँ। तो ये जो प्रॉब्लम थी ये आदि उसकी सॉल्व होगी कि एक और एरोप्लेन में एक और पायलट को देखकर। तो दूसरा वाला पायलट उसको देखता है, वेव करता है और बोलता है फॉलो मी, मेरे को फॉलो करो। He was saying, follow me, मेरे को फॉलो करते जाओ। He knows that I'm lost, I thought. He was trying to help me. तो यहाँ पे जो नरेटर है, जो हमारा अपना पायलट है, वो बोलता है अच्छा शायद ना इसको पता चल गया है कि मैं लॉस्ट हूँ, इसीलिए मुझे हेल्प कर रहा है। या हो सकता है नीचे से किसी ने भेजा हो स्टोम को देख के, उनको कहीं से इंफॉर्मेशन मिल गया हो, कोई सिग्नल मिल गया हो और अच्छा है चलो मेरे को हेल्प होने वाली है। अब क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, बस मुझे इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारा जो नरेटर है वो ब्लाइंडली ओबीडियंट चाइल्ड की तरह इस पायलट को फॉलो करने लगता है। सो ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ अपने प्लेन को लेके जाता है, इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, डेकोटा की तरफ, सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। तो मेरे डेकोटा की तरफ पहले आता है सो दैट आई कैन फॉलो हिम इजिली। I was very happy to get behind the strange aeroplane like an obedient child. तो अभी वो क्या करता है, एक obedient child की तरह, एक बच्चा जो सबकी बातें मानता है, obedient child की तरह क्या करता है, फॉलो करने लगता है किसको, इस ब्लैक एरोप्लेन को। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. तो वो बोलता है कि हाफ एन आवर हो गया था, लेकिन फिर भी जो वो ब्लैक एरोप्लेन था ना, वो मेरे सामने चल रहा था और मैं उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। मतलब हाफ एन आवर था उस ब्लैक क्लाउड से निकलने के लिए जो प्लेन है वो उसने चलाए रखा, फॉलो कर रहा है दूसरे वाले पायलट, ठीक है। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट्स। ये देखो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। मेरा जो ओल्ड डेकोटा है वो कितनी देर और उड़ सकता है, सिर्फ 5 से 5 to 10 मिनट्स मोर, 5 to 10 मिनट्स मोर और फ्लाई करेगा, और फिर मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा, क्योंकि आधे घंटे से मैं फॉलो कर रहा हूँ स्ट्रेंज पायलट को। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड, मुझे तो डर लगने लग गया कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। ये वाला पायलट है, इसको मैं फॉलो करने जा रहा हूँ, बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। फिर धीरे धीरे जो प्लेन है वो नीचे की तरफ आने लगा, एंड आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म, और मैं उसको पीछे पीछे फॉलो करने लगा। तो फॉलो करते करते क्या हुआ, आप लैंड की तरफ आ गए, उसको रनवे की 2 लाइनें दिखाई देने लगी कि अच्छा हाँ रनवे की लाइन आ गई है। तो आपने नोटिस किया जब वो क्लाउड्स में था तो हाफ एन आवर तक वो बिल्कुल आंखें बंद करके ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह फॉलो करता रहा। जब उसको लगा 5-10 मिनट्स का फ्यूल और बचा, पता नहीं क्या होने वाला है, तो एकदम से उसको रनवे की जो 2 लाइंस होती है दिखाई देने लगी, उसने नीचे लैंड किया और सेफली लैंड हो जाता है। बाय द वे, ठीक है, पढ़ लेते हैं फिर मैं बता दूंगी। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैंने देखा कि 2 लाइन्स हैं, उनके नीचे मतलब मैं आ गया हूँ। इट वॉज अ रनवे, रनवे उसको दिखाई देने लगा, एयरपोर्ट मतलब की है ना, दिखाई देने लगा। आई वॉज सेफ, आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। तो जैसे ही मैं नीचे आया, मुझे कौन चाहिए, मुझे वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट चाहिए, और अब वो मेरा कौन बन गया है, मेरा फ्रेंड बन गया है, क्योंकि भाई उसने मेरी हेल्प की। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। सो बोलता है कि मेरे को ना बस अभी वो अपने फ्रेंड्स से जाके मिलना है, वो उस वाले स्ट्रेंज पायलट से जो एकदम से पता नहीं कहां से आउट ऑफ नोवेयर केम इन द स्काई इन द स्टॉर्म एंड हेल्प मी। तो मुझे उससे जाके मिलना है फॉर श्योर।
सो बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन स्काई में तो कोई था ही नहीं भाई, मेरे को एरोप्लेन दिख रहा था, स्काई में और कोई नहीं था, बस मैं ही दिख रहा था, देयर वाज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। तो मैं देख रहा हूँ वो दूसरा वाला ब्लैक एरोप्लेन कहाँ गया, मेरा तो है, दूसरा वाला कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा, जब मैं उतरा तो वो भी तो उतरा होगा, पर नहीं दिखाई दे रहा, मुझे नहीं पता वो दूसरा एरोप्लेन कहाँ है। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। तो इस लाइन के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कभी कभी इस पे आ जाते हैं, दैट व्हाई वाज ही नॉट सॉरी टू वॉक अवे, बिकॉज इस प्लेन की वजह से बेचारी की जान जाने वाली थी। तो जैसे ही उतरा इसको लगा भैया जल्दी से पहले तो यहाँ से निकलो, है ना, और अब देखो कि करना क्या है लाइफ का, और फटाफट से देखो सबसे पहले वो स्ट्रेंज एरोप्लेन वाला कहाँ है, पहले तो उसको थैंक यू बोलना है। तो ये जाता है कंट्रोल रूम में, कंट्रोल रूम में जाके बोलता है, आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु वाज द अदर पायलट। तो बोलता है कि मैं कहाँ था आज, मतलब क्या हुआ मेरे साथ में आज, राइट। सो वेयर आई वाज, मैं कहाँ था, किस प्रॉब्लम में फंसा था, क्या आप नोटिस कर पा रहे थे, क्या आपको कोई सिग्नल मिल रहा था, क्या मैं रडार पे दिखाई दे रहा था। सेकेंडली वो जो दूसरा वाला पर्सन था ना, मुझे उससे भी मिलना है, वो कहाँ गया, मुझे दिख नहीं रहा। तो क्या होता है, आई वांट टू से थैंक यू, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको थैंक यू बोलूं, इसीलिए मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। तो अब आती है फनीएस्ट एंड मिस्टीरियस, मोस्ट मिस्टीरियस लाइन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ द स्टोरी, जहां जो ब्लैक विमेन, जो वुमेन है वो हंस रही होती है, लाफ कर रही होती है और बोलती है ब्लैक एरोप्लेन, कौन सा ब्लैक एरोप्लेन, आज तो स्काई में बस आप ही थे, पूरे रनवे पे, आई मीन पूरे जो ट्रैक था हमारा उस पे पूरे पे बस आप ही आप थे आज, और कोई था ही नहीं, नो अदर प्लेन वाज फ्लाइंग टुडे, तो आप कौन से ब्लैक एरोप्लेन की बात कर रहे हैं। और जो राइडर है वो सोचता रह जाता है, व्हाट, क्या हुआ एग्जैक्टली मेरे साथ में। सो शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड लाउड, another airplane up there in the storm, no other airplane was flying tonight, yours was the only one I could see on the radar. So who helped me to arrive here safely without a compass and a radio, क्योंकि मेरा तो ना कंपास काम कर रहा था ना रेडियो, तो मुझे किसने हेल्प किया, डायरेक्शन के लिए मैं तो आपको कॉल करके पूछता ना कि किधर उतरना है, कहाँ आना है, कितना डिग्री वेस्ट साउथ क्या लेना है, मैंने तो कुछ नहीं पूछा, रेडियो भी नहीं काम कर रहा था, कंपास भी नहीं काम कर रहा था, तो मैं कैसे पहुंचा, कौन था जिसने मेरी हेल्प की, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, कैसे हुआ ये, हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, कौन था कौन था कौन था, ऐसा ही ये बोलता रह जाता है और हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में रहते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस थे। Question number 1. So who helped me to arrive there safely without a compass and a radio and without any more fuel in my tank? ना fuel है ना compass है ना radio, में कैसे पहुंचा? Who was the pilot on this strange black aeroplane? कौन था वो pilot flying in this storm without lights? Right? ना उसके पास lights थी, वो storm में fly कर रहा था, कैसे हुआ? So यहीं पे आपका चैप्टर तो फिनिश हो गया, लेकिन क्वेश्चन अभी भी रह गया जो हमें हमारी नेक्स्ट थीम की तरफ लेके जाएगा। अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर है और आप अपनी एबिलिटीज पे पूरा पूरा भरोसा करते हैं, then no matter how much difficult the situation is, you are definitely going to overcome that problem. But your strong willpower and believe and trust on your abilities is very very important. ये आपकी नेक्स्ट थीम यहाँ बनने वाली है। अब देखो आप सबने मूवी देखी होगी, अजय देवगन की मूवी है रनवे, कितने लोगों ने देखी, आई थिंक 34 रनवे कुछ करके होता है उसमें, जो वो चूज करता है कि मैं आज, क्योंकि मेरे पास टैंक में फ्यूल नहीं है और स्टॉर्म में फंस जाता है, सेम सिचुएशन हो जाती है अगर आपको याद होगा, राइट। तो वो बोलता है कि मैं एक पर्टिकुलर रनवे पे आज लैंड करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेक दिस रिस्क बिकॉज वाई, अब जो पैसेंजर्स थे वो तो फंस ही रहे थे उसकी वजह से, बट अब उसको रिस्क लेना जरूरी इसीलिए हो गया क्योंकि उसको अपनी एबिलिटीज पे ट्रस्ट था, उसको पता था कि मैं कैसे भी ना कैसे करके अपनी पायलट जो उसकी स्किल्स थी उसको पता था कि मैं लैंड कर लूंगा चाहे जो डिफिकल्ट सिचुएशन हो, एंड ही डिड इट, उसने वैसा किया। अब ये कैसे हुआ, उसकी तो आईज भी क्लोज थी, अगर आपने मूवी देखी होगी तो हिज आईज वर एक्चुअली शट, उसकी आंखें बंद थी जब वो लैंड कर रहा होता है, बट बिकॉज ही न्यू कि उसकी जो मेमोरी है वो एक फोटोग्राफिक मेमोरी है, तो उसकी वजह से वो पूरा सीन आंखों पे देख पा रहा था कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। अब कुछ मिलता जुलता केस आपको स्टोरी में देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी जो पायलट है वो हेल्यूसिनेट कर रहा होता है। हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है एक्सट्रीम इमेजिनेशन, एक ऐसी सीन को इमेजिन कर लेना जो आपको लगेगा कि रियल में हो रहा है लेकिन वो आपके माइंड में हो रहा होता है, बाहर नहीं हो रहा होता। ये तब होता है जब हम बहुत ज्यादा एंशियस होते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही होती है, इतनी एक्सट्रीम टेंशन में होते हैं कि हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, राइट। तो एक तरीके से मेंटल इलनेस ही है, लेकिन एक
एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है ये। तो हेल्यूसिनेट करते टाइम ये अपनी एबिलिटीज पे भरोसा रखता है, अपने आप पर ट्रस्ट करता है, और बिकॉज उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है कि आज मुझे फैमिली से मिलना ही मिलना है, जो ब्रेकफास्ट है वो खाना ही खाना है, एंड दैट इज द ओनली रीजन ही हेल्प्ड हिमसेल्फ। वहां कोई और स्ट्रेंज पायलट नहीं था, ये तो बस वो हेल्यूसिनेट कर रहा था, एक्चुअली उसने खुद ही अपनी हेल्प की। तो इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, दैट हु हेल्प्ड हिम, उसको हेल्प किसने किया, सो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, अजय देवगन की मूवी का, रनवे मूवी का एग्जाम्पल देना है तो वो भी दे सकते हैं कि जिस तरह से वो आंखें बंद करके लैंडिंग कर लेता है और बोलता है कि मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी है, उसी तरीके से ये जो हमारा राइटर है, जो हमारा नरेटर है, ये क्या कर रहा है, ये हेल्यूसिनेट कर रहा है, एंड बिकॉज ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग and he believes on his abilities. Also, he wants to have breakfast with his family. He decides at the last that he is going to take the risk, और रिस्क लेने के बाद में वो अपनी एबिलिटीज के थ्रू खुद ही लैंड सेफली कर जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, एंड दैट इज इट। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और बाकी लाइव क्लासेस हम लोग की चली रही होती हैं, आप लोगों को पता होगा, मंडे वेंसडे फ्राइडे 4 बजे, जहां हम लोग ग्रामर लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।